नमस्ते बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी बच्चे कैसे हो बेटा? आप सब कुशल मंगल से हो, अच्छे हो? ओके बेटा, तो हम लोग अम्ल क्षारक और लवण के बारे में बात कर रहे थे। आज भी हर रोज की तरह ही सुविचार से आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का सुविचार क्या है। तो बच्चे, आज का सुविचार है, अधूरी कोशिशों का कोई सम्मान नहीं होता। मेहनत करो जब तक थकावट भी कहे अब बस। देखो कितने सुंदर वाक्य हैं। तो बेटा, आप कोई भी कार्य करते हो, कोई भी काम करते हो, तो उसको करने के लिए आप कभी भी अधूरी कोशिश ना करें। क्योंकि अधूरी कोशिशों से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि अधूरी कोशिश किया हुआ जो कार्य होता है, उसकी जो सुंदरता होती है उसमें कम होती है। वो आपको देखने से ही पता लगेगा कि वो जो कार्य है उस पर आपने अपना पूरा लगन नहीं लगाया है, यानी कि अपनी पूरी कोशिश नहीं की है। तो जब भी आप कोई कार्य करते हो ना बच्चे, तो इतनी मेहनत से करो उस कार्य को, इतनी मेहनत से करो कि मेहनत भी क्या करे, मेहनत भी जो मेहनत के कारण जो आपको थकावट होती है, तो वो कहेगी थकावट कि थकावट भी अभी रुक जाओ। ठीक है, यानी कि थकावट पर आप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बेटा, एक बार आप कोशिशें करके तो देखो, आपको थकावट फील ही नहीं होगा। कोई भी कार्य आप पूरी लगन से जब करते हो ना, आप सोचिए, आपको कोई अच्छा कार्य करना है, आपका मन पसंदीदा कोई कार्य है। जैसे कई बच्चे होते हैं चित्र बनाने में बहुत माहिर होते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि नृत्य करने में, गाना गाने में, है ना। तो ऐसे अपने मन पसंदीदा कार्य जब आप करते हो, तो आपको क्या कभी थकावट फील होती है? नहीं होती ना। जी हाँ, नहीं होती, क्योंकि हर कार्य जो अपनी मर्जी से, अपने मनपसंद तरीके से जब हम करते हैं, तो हमें थकावट नहीं होती है। तो बच्चे, आप हर कार्य को जो भी आप करते हो, उसको अपना मन पसंदीदा कार्य करके ही आप आगे बढ़े। ठीक है, यानी कि उसको समझे कि ये कार्य मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इसको पूरे लगन के साथ करूंगा या पूरी मेहनत के साथ करूंगी। ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, अधूरी कोशिशों का कोई सम्मान नहीं होता। मेहनत करो जब तक थकावट भी कहे अब बस। ठीक है, तो इसी सुविचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे सूचकों की, है ना। तो पिछली क्लास में हमने सूचकों के बारे में या फिर इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी। सूचक या इंडिकेटर के बारे में हमने बात की। तो कौन कौन से सूचकों के बारे में हमने बात की थी, बताइए, जल्दी जल्दी से बोलिए। जल्दी से बताइए मुझे, कौन कौन से सूचकों की हमने बात की? जी हाँ, प्राकृतिक सूचकों के बारे में हमने बात की थी, है ना। इसमें उसमें किस किस का नाम लिया था हमने? बिल्कुल सही आपने कहा, लिटमस। फिर गुड़हल के पुष्प के बारे में बात की। फिर उसके बाद हल्दी के बारे में हमने बात की थी। तो ये तो थे प्राकृतिक सूचक। ओके। उसके बाद हमने फिनोफ्थैलिन के बारे में भी बात कर ली थी। याद आया आपको कुछ? फिनोफ्थैलिन के बारे में हमने क्या कहा था आपको? क्या बताया था, बताइए। जी हाँ, फिनोफ्थैलिन भी एक ऐसा सूचक है जो हमें ये ज्ञान करवाता है कि ये बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है ना। तो फिनोफ्थैलिन जो है एक सूचक है जिसका उपयोग हम अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों का पता लगाने के लिए करते हैं। ओके, परीक्षण भी करके देखा था हमने। याद आया आपको कुछ? जी हाँ। जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोफ्थैलिन कैसा रंग देता है बेटा? बताइए, कैसा रंग देता है? बिल्कुल सही कहा आपने, गुलाबी रंग देता है, पिंक कलर देता है। यानी कि जब क्षारीय विलयन में फिनोफ्थैलिन हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। और जब एसिडिक सॉल्यूशन हो, तो विलयन अम्लीय हो, तो क्या होता है? तो वो रंगहीन रहता है, कलरलेस रहता है। याद आया आपको? जी हाँ। तो बेटा, इसको अच्छी तरह से आपने याद रखना है
कि कौन कौन से इंडिकेटर्स, ठीक है, कौन कौन से सूचक जो है अम्लीय एवं क्षारीय सॉल्यूशन में क्या क्या रंग देते हैं। ठीक है, चलिए। अब बेटा हमने थोड़ी सी बात कर ली थी पिछले क्लासों में, किसके बारे में? उदासीनीकरण के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, है ना? किसके बारे में बात किया था बेटा हमने? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन, है ना? न्यूट्रलाइजेशन के बारे में भी हमने बात कर लिया था। क्या बताया था उदासीनीकरण के बारे में आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी भी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। शाबाश, वेरी गुड। क्या कहा था? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली जो अभिक्रिया है, होने वाली अभिक्रिया, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम उदासीनीकरण कहते हैं, है ना? याद आया कुछ? बताया था मैंने आपको। चलिए, तो उदासीनीकरण क्या है बच्चे? उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाला जो रिएक्शन होता है, यहां पर आप ऊपर देखिए, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है, उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अथवा न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। बेटा आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। और इस प्रक्रम में क्या होता है बच्चे? इस प्रक्रम में यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में या उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ, यानी कि ऊष्मा तो निर्मुक्त होती ही है और साथ साथ में जल भी निर्मित होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं? अभी उदाहरण के साथ समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं इसको उदाहरण के सहित। ओके बेटा, तो मैंने आपको बताया कि उदासीनीकरण किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया होती है, और इस प्रक्रम में क्या होता है? ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ, ठीक है, ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ क्या होता है? लवण और जल, ठीक है, लवण और जल निर्मित होता है। लवण और जल निर्मित होता है। बेटा इस रिएक्शन को आपने अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा ये जो है क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसके उदाहरण सहित आपको बताना होता है। तो एक उदाहरण के साथ इसको समझते हैं हम लोग। तो आई होप डेफिनेशन सबने नोट कर लिया है ना? तो चलिए आगे हम जाते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। और उस इक्वेशन को आप अच्छी तरह से नोट करके रखेंगे, ठीक है। तो क्या बताया उदासीनीकरण? एक मिनट। तो बेटा अम्ल, अम्ल और किसी क्षारक के बीच का जो रिएक्शन होता है, उसके फलस्वरूप क्या बनता है? लवण, लवण, जल, है ना? और यहां पर
ऊष्मा निर्मुक्त होती है ना? यही तो बताया था आपको। तो चलिए एक उदाहरण यहां पे लिख के बताती हूं आपको मैं। तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना? तो ये एक अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम कैसे लिखेंगे? HCl लिखेंगे, है ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर एक क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखोगे बेटा आप? NaOH लिखोगे, है ना? NaOH, ओके। तो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में जो रिएक्शन होता है उसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? यहां पे मैं लिखती हूं, ऐसे एरो मार्क डालती हूं, यानी कि इसके फलस्वरूप जो बनता है वो यहां पे लिखती हूं, वो बन जाता है सोडियम क्लोराइड। एक मिनट, ब्लैक इंक से लिखती हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सोडियम सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लिखते हैं NaCl। NaCl बेटा ये लवण है ना? सोडियम क्लोराइड प्लस जल, सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस ऊष्मा, ऊष्मा या हीट, ठीक है। तो आपने इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है? पढ़ेंगे आप अच्छी तरह से तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उदासीनीकरण क्या है, एक उदाहरण सहित उसको एक्सप्लेन कीजिए या उसका विवरण कीजिए। तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि उदासीनीकरण क्या है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, और इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। और इस उदाहरण को भी आप लिखोगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक एसिड जब एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर क्या बनता है? HCl प्लस NaOH, सोडियम क्लोराइड का निर्माण वहां पर करता है जो एक लवण है, और जल भी उसके साथ साथ निकलता है और ऊष्मा भी क्या होती है? निर्मुक्त होती है। तो इसको बेटा, इसको इंपॉर्टेंट करके अपने टेक्स्ट बुक में लिख के रखिए, ये जरूर आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाला है। ओके बच्चे, तो ये तो हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण को हम देख लेते हैं, ठीक है? तो हमारे जीवन में यानी कि हम हम नित्य उपयोग करने वाले कुछ ऐसे नुस्खे होते हैं या फिर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसे कि हम लोग अपने जीवन में, अपने डेली लाइफ में इसका प्रयोग करते हैं। ओके, देखें हम लोग, चलिए यहां पे देखो बेटा, 4 उदाहरण आपको दिए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं, चींटी के डंक से ही जाते हैं, ठीक है? तो कभी कभार ऐसा हो जाता है हमारे घर से या कभी हम लोग बाहर हो तो हमें चींटियां काटती है ना? चींटी काटती है। तो जब चींटी काटती है तो आपको पता है हमारे त्वचा में जो है बहुत खुजलाहट होती है, दर्द होती है, कभी कभार सूजन हो जाता है, और कई लोगों को कई प्रकार के रिएक्शंस भी शरीर में होने लगते हैं, ठीक? तो ऐसे समय पर आप क्या कर सकते हो?
तो यहाँ पर देखिए बेटा, जब चींटी काटती है आपको पता है उसमें से जो चींटी की डंक होती है उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिड निकलता है। याद है आपको कौन सा एसिड होता है वो? बिल्कुल सही कहा आपने, फॉर्मिक एसिड, है ना। अब फॉर्मिक एसिड को निर्वीर्य करना है आपने, उसको खत्म करना है, तो किसका उपयोग आप करेंगे? किसका उपयोग करोगे बेटा? एक बेस का उपयोग, एक क्षारक का उपयोग आप वहां पे कर सकते हो। तो यहां पर चींटी का डंक, उसको, उसकी जो उससे होने वाली जो परेशानियां हैं उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा? नमी युक्त खाने का सोडा। खाने का सोडा क्या है बेटा? सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो सोडियम जो है कार्बोनेट है, या फिर आप क्या करोगे, कैलामिन सॉल्यूशन जो होता है, जो जिंक कार्बोनेट होता है, जिसे जिंक कार्बोनेट कहते हैं, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैलामिन विलयन का। देखो कैलामिन विलयन जो है मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं। अगर आप एक बॉटल घर में रखेंगे तो कोई भी चीज, कोई भी जैसे इंसेक्ट्स वगैरह काटते हैं तो वहां पे आप लगा देंगे, तो क्या होगा? तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिए, चींटी काटे या फिर मधुमक्खी वगैरह काटे तो इन सब में आप उपयोग कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने के सोने सोडे का या फिर कैलामिन सॉल्यूशन का। ठीक है, जो जिंक कार्बोनेट होता है, इसको नोट करके रखिएगा बेटा। लेकिन अगर ज्यादा परेशानी हो रही है किसी इंसेक्ट के काटने से, तो आप घर पर बिल्कुल उसका उपचार ना करें, सीधे आप डॉक्टर के पास जाइएगा। ओके, अगला हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग बेटा? चलिए अगला अपचन की बात करते हैं। ठीक है, अपाचन जो होता है, इनडाइजेशन जिसको हम कहते हैं, तो हमें हर कोई जो है ज्यादातर इस चीज को, इस परेशानी को फेस करते हैं, है कि नहीं? कई कई बार ऐसा हो जाता है ज्यादातर बच्चों में कि बच्चे जो है उनको अपाचन की परेशानियां हो जाती है। कई कई बार हम लोग उल्टा सीधा कुछ खा लेते हैं, बाहर का खाना खा लेते हैं, तो इससे हमें क्या होता है बेटा? अपाचन की जो है परेशानी हो जाती है, यानी कि भोजन जो है ठीक प्रकार से नहीं पचता है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है हमारे शरीर में, है ना। यानी कि पेट में जो है, आपको पता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे आमाशय में, तो उसकी मात्रा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चे? दूध या मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूध या मैग्नीशियम का हम प्रयोग करते हैं। ओके। तो ये जो अपाचन है ये आपको पता है काफी कष्टदायक होता है, तो दूध या मैग्नीशियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक क्षार होता है। तो इस ये क्या करता है बेटा? ये प्रति अम्ल होता है, जिसे हम एंटासिड बोलते हैं। ठीक है, और ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। तो अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, आप दूध या मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, उस समय डॉक्टर्स बोलते हैं हमें ये ले लीजिए कर कर, तो आप के पेट में जो होने वाली अत्यधिक अम्ल है उसका प्रभाव क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ऐसे समय पर? बिल्कुल सही, दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे। लेकिन बेटा एक बात आपको मैं जरूर बताना चाहूंगी कि किसी भी मेडिसिन का प्रयोग, ठीक है, कोई भी दवाई आप ले रहे हो, बिना डॉक्टर के बताए आप नहीं ले सकते। आप सोचोगे कि भाई मुझे बुखार है, हाँ मेरे घर में तो बुखार की दवाई है। पेट में दर्द है, पेट दर्द जाने की दवाई मेरे घर में पड़ी हुई है तो मैं लेकर खा लेता हूँ। नहीं बच्चे, ऐसा कभी नहीं करना। जब भी आपको कोई परेशानी हो, आप जरूर एक चिकित्सक के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, और उनकी सलाह पर ही आप क्या ले सकते हो? दवाइयों का सेवन कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं मृदा उपचार की। ओके, मृदा उपचार की यानी कि सॉइल ट्रीटमेंट की। तो मृदा जो है, कई बेटा ऐसा होता है कि रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग होता है, ठीक है, हमें पता है हमारे जो किसान भाई वगैरह होते हैं,
कई बार ऐसा होता है कि अच्छी उपज वगैरह होने करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इसका अधिक उपयोग करने से क्या हो जाता है बेटा, मृदा जो है वो अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाता है, मृदा जो है, सॉइल जो है, एसिडिक हो जाती है। तो एसिडिक जब ये हो जाती है, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अत्यधिक क्षारीय हो जाती है, यानी कि बहुत ही बेसिक हो जाती है। तो ऐसे दोनों परिस्थितियों में जो पैदावार होती है, जो पौधे होते हैं, उनका सही प्रकार से क्या नहीं हो सकता, उनका बढ़ावा नहीं हो सकता, उनकी वृद्धि नहीं होती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है, ठीक है, तो मृदा के अधिक अम्लीय बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, अथवा बुझा हुआ जो चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, तो जैसे इसको क्या करते हैं हम लोग, क्षारक में मिलाते हैं। ओके, यस, मृदा क्षारकीय जैव पदार्थ मिलाते हैं जिसमें अम्ल निकलते हैं जो क्षारकीय प्रकृति को उदासीन करता है। अब यदि मृदा जो है वो क्षारकीय हो तो क्या करते हैं बेटा, जैव पदार्थों को या कंपोस्ट, जो कंपोस्ट खाद होती है, उसको मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, मृदा की जो अम्लीय नेचर होता है वो क्या कर देती है, जिसे अम्ल जो है, इसमें से अम्ल निकलते हैं और ये क्षारकीय प्रकृति को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मृदा का उपचार जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें किस किस का प्रयोग करते हैं हम लोग बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इज दिस क्लियर? और कंपोस्ट खाद का भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, मृदा में जो अम्ल है उसको निर्मुक्त कर देती है और क्या कर देती है, क्षारकीय प्रकृति को क्या कर देती है, उदासीन कर देती है। चलिए अगला करते हैं, अगला जाते हैं हम लोग, कारखानों के अपशिष्ट। क्या है, कारखानों के अपशिष्ट। तो बेटा अनेक प्रकार के जो कारखाने होते हैं उसमें जो है, उसके जो कचरे होते हैं जिसे हम अपशिष्ट कहते हैं, उसमें अम्लीय पदार्थ का मिश्रण होता है। और यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को कई कई जो होते हैं वो कारखाने जो है जलाशयों में या नदियों में बहा देते हैं या विसर्जित किया जाता है, तो ऐसे सीधे सीधे अगर इनको विसर्जित कर देते हैं तो क्या होगा, वहां के जो जल है, यानी कि चाहे वो जलाशय जैसे नदियां हो या समुद्र हो, तो वहां पर बहुत सारे जीव जंतु है ना, मछलियां हैं या अन्य जलीय जीवियां हैं। तो क्या होगा, अगर ये अपशिष्ट, अम्लीय अपशिष्ट अगर पानी में पहुंच जाते हैं तो वो जीव जंतु जो है मर जाएंगे, है ना। तो कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्या कर दिया जाता है बेटा, उसको, उसका ट्रीटमेंट जरूरी होता है, उसको अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है। क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी जो एसिडिटी है ना बच्चे, उसको कम करके उसको उदासीन बना दिया जाता है। अब उसको पानी में विसर्जित किया जाता है। देखो बेटा, जो भी अपशिष्ट हो अगर पानी में विसर्जित किया जाता है तो आपको पता है जल का पोल्यूशन होता है ना, जल का पोल्यूशन जरूर वहां पर होता है। लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो कारखाने वगैरह के जो अपशिष्ट जलाशयों में मिलाना ही है, तो फिर क्या किया जाता है, इसको विसर्जित करने से पहले जो अपशिष्ट होते हैं, वो अम्लीय पदार्थ मैंने आपको बताया जो बहुत ही डेंजरस होता है, उसको क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसको उदासीन किया जाता है, फिर पानी में विसर्जित किया जाता है। ओके, ये क्लियर है सभी को? चलिए बेटा, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि
किस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में उदासीनीकरण के कुछ उदाहरणों के बारे में हमने देख लिया। ओके, चलिए अब हम क्या देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे एसिड रेन के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? अम्ल वर्षा या एसिड रेन। क्या कभी आपने इस नाम को सुना है? अम्ल वर्षा क्या है, एसिड रेन क्या है, सुना है बच्चों आपने? हम्म। तो बेटा ये बहुत ही खतरनाक होता है। यानी कि दिन बर दिन आपको पता है हमारे आ, पृथ्वी में जो है क्या हो रहा है, पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। तो ऐसे समय पर वर्षा जब होती है तो उसमें कुछ एसिड्स जो है वो घुल जाते हैं। उसे हम एसिड रेन या अम्ल वर्षा कहते हैं। तो ये कैसे होता है? जब वर्षा होती है, जो वर्षा का जल होता है, अम्ल की मात्रा जो है अत्यधिक होती है और उस अम्ल को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इसका होने का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का होने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बेटा इसको याद करके रखिए आप। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसें जो हैं जो वायु प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है। ये वायु प्रदूषण कौन करता है? क्या कोई गाय भैंस करता है या पेड़ पौधे करते हैं? बताइए आप मुझे। नहीं, वो सब नहीं करते हैं, हम मनुष्य ही करते हैं। जो भी करते हैं, है ना, हम मनुष्य ही प्रकृति को सबसे ज्यादा चूषण करते हैं, सबसे ज्यादा प्रकृति का लाभ उठाते हैं और सबसे ज्यादा प्रकृति को नुकसान भी हम लोग ही पहुंचाते हैं। तो जब अम्लीय वर्षा होती इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे द्वारा निकाले गए जो वायु प्रदूषण है, गाड़ियों को चलाते समय, कारखानों को चलाते समय, या फिर अन्य जो मशीनरीज है उनको चलाते समय, तो बहुत सारा वायु प्रदूषण जो होता है हमारी एटमॉस्फेयर में होता है ना। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब वर्षा के जल में घुलकर देखो, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे जो ऑक्साइड्स है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब वर्षा के पानी में घुल जाता है तो क्या बन जाता है? ये कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है। तो अम्ल वर्षा होती है, यानी कि जब वर्षा होती है तो इन एसिड्स को भी साथ में लेकर आती है। अम्ल वर्षा क्या करती है बेटा? भवनों को, ऐतिहासिक इमारतों को, पौधों को और जंतुओं को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाती है। ठीक है। क्या करती है? यहाँ पे आप चित्र पे देख सकते हो, है ना। तो इस तरह से जब वर्षा होती है तो इन एसिड्स के साथ ही बहा कर लेकर आती है और ये क्या करती है? बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है भवनों को और पौधों को, जंतुओं को, सबको। बेटा सबसे बड़ा उदाहरण है, ये क्या है चित्र पे आप क्या देख रहे हो? जी हाँ, ताजमहल, है ना, जो बहुत ही सुंदर इमारत है। देखा है किसी ने आगरे में जो है ताजमहल? देखा है? ओके। तो पहले बेटा ये बहुत ही सुंदर हुआ करता था, ये सफेद संगमरमर का बना था, है ना। तो ये सफेद संगमरमर यानी कि व्हाइट मार्बल का। तो जब बोला जाता है कि चांद की रोशनी में ये चमकता था बुरी तरह से बहुत वर्षों पहले। लेकिन आज के ताजमहल को आप अगर देखें तो उसका देखो रंग कैसा हो गया है बेटा, पीला पीला सा पड़ गया है। ये कारण बताया जा रहा है कि एसिड रेन या अम्लीय वर्षा जो है, इसी कारण से इसका जो संगमरमर है इसके साथ रिएक्शन कर गया है और इसका रंग जो है फीका पड़ गया है। और साथ साथ में मैंने आपको बताया, इमारतें ही नहीं बल्कि क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु भी हर साल जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? एसिड रेन्स के कारण। और मनुष्य में भी बहुत ज्यादा क्षतियां जो है ये समाप्त हो गया है। अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, साथ साथ में आपका एमसीक्यू का सेशन भी होगा। ओके। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करें हम।
कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।